सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द लुकआउट के बारे में। ये कहानी है एक एथलीट की जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद वो कुछ भी याद नहीं रख पाता। तब वो निश्चय करता है कि वो यहाँ के सबसे बड़े बैंक को लूटेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम क्रिस को देखते हैं अपनी गाड़ी। उसकी गाड़ी में उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है जिसका नाम है केल और साथ साथ दो दोस्त और हैं। ये लोग शहर के बाहर ड्राइव कर रहे होते हैं। आज आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जुगनुएं टिमटिमा रहे हैं। ये नजारा बहुत ही अच्छा होता है। क्रिस की गर्लफ्रेंड को ये नजारा बहुत पसंद आता है। तब क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी दोनों बत्तियों को बंद कर देता है। तब जुगनू और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। सबको मजा आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन क्रिस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तब केली भी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि हेडलाइट्स को ऑन करो। क्रिस जैसे ही लाइट्स को ऑन करता है वो देखता है कि उसके सामने ही एक बहुत ही बड़ी ट्रक है, लेकिन वो अपने कार को रोक पाता उससे पहले इनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था। क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड बच जाती है, लेकिन उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। देखते ही देखते 4 साल का वक्त बीत जाता है। हम फिर से क्रिस को देखते हैं। तब हमें पता लगता है कि वो एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि क्रिस को एक मानसिक बीमारी हो गई जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। वो चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता। उस एक्सीडेंट के बाद क्रिस की जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। केली भी उसे छोड़ करके चली गई। क्रिस अब बिल्कुल भी चीजों को याद नहीं रख पाता है। हर सुबह उठ करके वो एक ही रूटीन को फॉलो करता है और जितनी भी चीजें वो कर रहा है वो सबके नोट्स बनाता है ताकि वो कुछ भी भूल ना जाए और उसे अपनी जिंदगी जीने में आसानी हो। उसके साथ साथ उसे एंगर इश्यूज भी हो रहे हैं क्योंकि उसकी बीमारी मानसिक है। ये चीजें उसे धीरे धीरे परेशान कर रही हैं। क्रिस हर रोज क्लासेस जाता है ताकि वो नए स्किल को सीख सके और कहीं उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो सके। जब वो अपने क्लासेस को खत्म करता है तब आकर के बाहर बैठ जाता है एक पार्क में। तभी उसकी नजर पड़ती है केली पे, लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्रिस आता है अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जिसका नाम है जेनेट। जेनेट हमेशा ही मिलती रहती है क्रिस से। थोड़े समय के बाद वो क्रिस को कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में किसी लड़की की कमी है और दोस्तों की भी। तुम कुछ नए दोस्त बनाओ और एक गर्लफ्रेंड भी बनाओ और जितना हो सके उनके साथ समय बिताओ। तब तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी और तुम्हें मजा भी आएगा। तुम्हें नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करो। इन सारी बातों को सुनने के बाद क्रिस हंसता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? हम दोनों घूमेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे और हम एक साथ सो भी सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद जेनेट हंसती है क्योंकि वो जानती है कि क्रिस दिल का साफ है। उसे बातों को घुमा फिरा के करने नहीं आता, इसीलिए उसने जेनेट से सीधी बात करी। जेनेट इस बात से ऑफेंड नहीं होती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे पूछा। तुम्हें नए दोस्त बाहर के बनाने पड़ेंगे। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब क्रिस भी वापस आ जाता है अपने घर पे। वापस आने के बाद उसे अपने दोस्त का संदेश मिलता है जिसका नाम है लुइस। लुइस और क्रिस दोनों साथ ही रहते हैं। लुइस अंधा है। लुइस ने संदेश में बोला है कि वो जैसे ही वापस आएगा वो इन दोनों के लिए डिनर बनाना चाहता है। तब क्रिस भी मान जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि लुइस घर वापस आ गया। वापस आते ही वो खाना बनाना शुरू कर देता है। क्रिस का इस पूरी दुनिया में एक ही दोस्त बचा है और वो है लुइस। लुइस क्रिस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। वो उसे बार बार मोटिवेट करते रहता है कि वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाए। डिनर करने के बाद क्रिस निकल पड़ता है काम पे। वो एक बैंक में काम करता है सफाई का। यहाँ आने के बाद वो बात करता है यहाँ के मैनेजर से जिसका नाम है टटल। बातों ही बातों में क्रिस कहता है कि मैं यहाँ पर सफाई करने का काम हमेशा के लिए नहीं करना चाहता, जल्दी ही मैं कुछ अच्छा काम करूंगा। तब टटल इन बातों को सुन करके उसका मजाक बनाता है और चला जाता है। क्रिस जब सफाई कर रहा होता है तभी उसे याद आता है कि एक्सीडेंट से पहले वो फील्ड हॉकी खेला करता था और वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर था, लेकिन उस एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। वो क्लीनिंग करता है और आने लगता है बाहर। जैसे ही वो बाहर आता है हम बाहर कुछ गैंगस्टर्स को देखते हैं जो इस बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी नजर पड़ जाती है क्रिस पे, लेकिन क्रिस उन्हें नहीं देखता और चला आता है पब में। जब वो यहाँ पर बैठा होता है तभी हम गैरी नाम के आदमी को देखते हैं। गैरी ये उन गैंगस्टर्स का लीडर है जो इस बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो आकर के बैठ जाता है क्रिस के पास और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये दोनों हाई स्कूल में एक साथ थे। गैरी तारीफ करने लगता है क्रिस की कि मैं तुम्हारे हॉकी का बहुत ही बड़ा फैन था और सबको पता था कि तुम कितने अमीर घर से आते हो, इसीलिए सारे लोग तुमसे चिपकते थे, लेकिन मैं तुमसे दूरी बनाता था कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारे पैसों के लिए मैं तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कहता है कि मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता लगा, लेकिन चिंता मत करो, कोई भी कंप्लीट नहीं है, मुझे भी एक मानसिक बीमारी है। इतना कहने के बाद वो अपनी बीमारी के बारे में सारी चीजें बताता है। ये दोनों बहुत देर तक बात करते रहते हैं। क्रिस को भी अच्छा लगता है गैरी से मिल करके। तभी गैरी देखता है बारटेंडर को जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है क्रिस को। तब गैरी मदद करता है यहाँ पर क्रिस की और चला जाता है। अगले दिन हम क्रिस को देखते हैं जो अपने परिवार के पास थैंक्स गिविंग के लिए आया हुआ है। वो अपने साथ लुइस को भी लेकर के आया है। क्रिस के घर को देखने के बाद हमें पता लगता है कि वो बहुत ही अमीर परिवार से है, लेकिन जिस तरीके से उसके परिवार वाले उससे बात करते हैं, लुइस इन चीजों को देख करके समझ जाता है कि उसके परिवार वाले क्रिस को कभी भी नहीं समझेंगे और ना ही कभी उन लोगों ने उसे इमोशनली सपोर्ट किया है। वो बस अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं अपने काम को लेकर के और सिर्फ
सिर्फ काम की ही बातें करते हैं और यही चीज शायद क्रिस को पसंद नहीं आती। जैसे ही इनका डिनर खत्म होता है, क्रिस जाकर के मिलता है अपनी बहन से और उससे पूछता है कि क्या हाई स्कूल में मेरे साथ कोई गैरी नाम का लड़का था, वो कल मुझसे मिला था, वो बोल रहा था कि हम दोस्त थे, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। तब उसकी बहन कहती है कि मुझे भी कुछ याद नहीं। तब क्रिस आकर के बैठ जाता है अपने पिता के साथ शतरंज खेलने के लिए। लेकिन अब क्रिस पूरी तरीके से बदल चुका है। एक्सीडेंट से पहले वो बहुत ही अच्छा शतरंज खेला करता था, लेकिन अब वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा। तब वो गुस्सा होकर के चला आता है। ये लोग वापस आने लगते हैं घर। रास्ते में लुइस उसे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के पास कभी भी वापस नहीं आना चाहिए, ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तुम्हारे परिवार का कोई भी शख्स तुम्हें नहीं समझता और ना ही समझने की कोशिश कर रहा है। क्रिस भी इन बातों को समझता है। वो वापस आता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद रात में एक शेरीफ आता है मिलने के लिए क्रिस से। वो हमेशा ही उससे मिलते रहता है और जब भी वो उससे मिलने आता है उसके लिए डोनट भी लेकर के आता है। ये दोनों अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। अपना काम खत्म करने के बाद क्रिस जैसे ही बगल के पब में जाता है, उसे फिर से गैरी नजर आता है अपने दोस्तों के साथ। गैरी के साथ यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है लवली। वो गैरी की दोस्त है। धीरे धीरे करके लवली चली आती है क्रिस के पास और उससे बातें करना शुरू कर देती है। क्रिस बार बार उसका नाम भूलता है, लेकिन लवली को इस बात पर गुस्सा नहीं आता। वो उसके कंडीशन को समझती है। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग चले आते हैं गैरी के घर पर। लवली भी यहीं पर रहती है। गैरी एक लड़की के साथ अंदर इंटीमेट हो रहा होता है। तब लवली और क्रिस ये दोनों बाहर बैठे होते हैं। थोड़ी देर के बाद लवली क्रिस को कहती है कि हम लोग दूसरे शहर जा रहे हैं पार्टी करने कल, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के बाद लवली क्रिस से कहती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहता हूँ। एक्सीडेंट के बाद से क्रिस ऐसी बातें करता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है और कौन सी चीज को कैसे बोलना चाहिए। लवली भी इस बात को समझती है। वो हंसने लगती है और क्रिस के हाथों को रखती है अपने पैरों पर। उसके बाद ये दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। क्रिस बहुत ही ज्यादा खुश है। थोड़ी देर के बाद गैरी उसे लेकर के आता है घर पर छोड़ने के लिए। जब वो देखता है कि क्रिस कहाँ पर रह रहा है, तब वो उसे कहता है कि तुम एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हो। यहाँ पर तो रहना तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, तुम्हें किसी अच्छी जगह पर रहना चाहिए। इतना कहने के बाद गैरी चला जाता है। तब क्रिस चला आता है घर के अंदर। अंदर आते ही उसकी मुलाकात होती है लुइस से। लुइस कहता है कि इतनी देर रात तक तुम कहाँ पर थे। तब क्रिस उसे पूरी कहानी सुनाता है। वो लवली के बारे में बताता है और गैरी के बारे में भी। इन बातों को सुनने के बाद लुइस को शक होने लगता है उन पर और कहता है कि ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। चीजें बहुत ही जल्दी हो रही हैं। इतनी जल्दी कोई भी दोस्ती नहीं करता और ना ही कोई इनवाइट करता है। मगर क्रिस इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा और अगले दिन चला आता है उनके साथ पार्टी करने के लिए। तब वो मिलता है गैरी के पूरे गिरोह से। ये सारे लोग एक साथ बहुत ही मजे करते हैं, खाना खाते हैं और नाचते गाते भी हैं। ज्यादा नशा करने के बाद क्रिस सो जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि आसपास में कोई भी नहीं है। तब वो सबको ढूंढता हुआ चला जाता है बेसमेंट। वो देखता है कि सारे लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और गैरी ने अपनी पूरी प्लानिंग को दीवार पर चिपका करके रखा है। क्रिस को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तब गैरी एक्सप्लेन करना शुरू करता है और बताता है कि जिस बैंक में तुम काम करते हो, हम उस पूरे बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्रिस इन बातों को सुनने के बाद सकपका जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, शायद तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो। लेकिन गैरी कहता है कि ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, तुम्हारे बैंक में बहुत सारा पैसा है। क्रिस कहता है कि ये गलत है, उन पैसों को लूट करके आखिर तुम क्या करोगे। गैरी कहता है कि वो सारे पैसे अमीर लोगों के हैं जिनको पैसों की कोई जरूरत नहीं है और इंश्योरेंस वाले बाद में उन्हें पैसे दे भी देंगे। लेकिन अगर हमने उन सारे पैसों को लूटा तो उन सारे पैसों को हम किसानों में बांट सकते हैं जिनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कुछ लोगों की जिंदगी बहुत ही खराब है, जैसे कि तुम्हारी। तुम्हें भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जिंदगी को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पैसा। जिसके पास पैसा है उसकी जिंदगी बेहतर है। क्रिस कहता है कि मेरी जिंदगी अभी भी बेहतर है, मेरे पास पैसे हैं। तब गैरी हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास मुट्ठी भर पैसे भी नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि रोज एक बियर पीने के लिए भी तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। तुम्हारे ज्यादातर जरूरतों के लिए तुम्हारे पिता पे करते हैं और ये शर्म की बात है। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस भी चुप हो जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता, इसीलिए बाहर आने लगता है। बाहर आते ही वो देखता है कि लवली ऊपर ही खड़ी है। उसे देख करके वो रुक जाता है और ये दोनों आकर के एक साथ सो जाते हैं। क्रिस फिर से इंटीमेट होता है लवली के साथ, लेकिन सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाता है। जब क्रिस जा रहा होता है तब लवली उसे खिड़की से देखती है। तभी पीछे से गैरी आकर के लवली को गले लगा लेता है। तब हमें पता लगता है कि लवली भी उसे फंसा रही है। वो भी क्रिस को पसंद नहीं करती, उन्हें क्रिस की जरूरत है, इसलिए लवली उसका इस्तेमाल कर रही है। वहाँ से आने के बाद क्रिस लुइस को लेकर के जाता है बैंक। वो लोन उठाना चाहता है। क्रिस का सपना है कि वो एक डाइनर खोले, लेकिन मैनेजर उसे लोन देने से मना कर देता है और वो उसकी बेइज्जती भी करता है। तब क्रिस चला आता है बाहर। वो एक के बाद एक ऐसे ही बैंक्स के चक्कर लगाते रहता है। क्रिस भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अगर उसे पैसे मिल गए, उसने अपना डाइनर खोल लिया, तब उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल सकता है। लेकिन एक के बाद एक बैंक वाले उसे ऐसे ही रिजेक्ट करते रहते हैं। धीरे धीरे करके क्रिस की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। एक रात वो हार मानने के बाद अपने पिता को कॉल करता है और पैसे मांगता है ताकि वो अपने डाइनर की शुरुआत कर सके, लेकिन उसके पिता भी मना कर देते हैं। तब क्रिस को एहसास होता है कि गैरी सच बोल रहा था। बिना पैसों के उसकी कोई भी कीमत नहीं है। वो
उसे ऐसे ही दुनिया कीड़े मकोड़ों की तरह देखती रहेगी, उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं होगा। तब वो निश्चय करता है कि वो गैरी के साथ मिल करके बैंक को लूटेगा। उसके आने के बाद गैरी भी खुश हो जाता है। अगले कई दिनों तक ये लोग ऐसे ही तैयारी करते रहते हैं कि कैसे ये लोग बैंक को लूटेंगे। क्रिस को टास्क मिलता है कि वो सारे लॉकर्स की तस्वीर खींच करके लाए। बैंक जाने के बाद वो तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर शेरिफ आ जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब क्रिस भी डर जाता है। वो कहता है कि बस मैं तस्वीर अपने पिता के लिए ले रहा था, उन्हें अंदर के लॉकर्स देखने थे। तब शेरिफ हंसते हुए कहता है कि जा करके खड़े हो जाओ, लॉकर के पास मैं खुद तुम्हारी तस्वीर खींचूंगा। इतना कहने के बाद वो तस्वीरें खींच देता है। तब क्रिस लेकर के आता है तस्वीरों को गैरी के पास। गैरी कहता है कि तुम्हारा काम है कि तुम सारे गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करोगे जब हम बैंक को लूटेंगे। तब क्रिस भी इन चीजों को समझ जाता है। लवली और क्रिस दोनों चले आते हैं घर पर। ये रात में इंटीमेट होते हैं। उसके बाद क्रिस सो जाता है। तब लवली बाहर आती है किचन। वो देखती है कि लुइस यहीं पर बैठा हुआ है। लुइस क्रिस की तरह अनाड़ी नहीं है। वो बात करना शुरू कर देता है लवली से। वो एक के बाद एक ऐसे ही सवाल पूछते रहता है। लवली के जवाबों को सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि लवली का असली नाम लवली नहीं है और ना ही गैरी का असली नाम गैरी है। वो सारे मिलकर के क्रिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं लवली अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो फ्रेंडली रहे लुइस के साथ और उसे बिल्कुल भी शक ना हो। लेकिन लुइस उससे कहता है कि मुझे बताओ आखिर तुम चाहती क्या हो और यहाँ पर आज क्यों आई हो तुम। तब लवली के पास इन बातों का जवाब नहीं होता। वो यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही क्रिस जाता है वापस बैंक की तरफ, वो देखता है कि बहुत सारा कैश आ रहा है यहाँ पर। वो तुरंत जाकर के गैरी को सारी बातें बताता है कि वो लोग अपनी प्लानिंग को स्टार्ट करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक को लूट सके। जैसे ही रात होती है क्रिस पहुंच जाता है काम पर। तब दोबारा आता है शेरिफ उसके पास डोनट लेकर के। लेकिन क्रिस नहीं चाहता कि हर रात यहाँ पर शेरिफ आए। तब वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लिए डोनट नहीं खरीद सकता जो हर बार तुम लेकर के चले आते हो। ये बातें शेरिफ को बुरी लग जाती है। तब वो वापस चला जाता है डोनट लेकर के। क्रिस अगले दिन लुइस के साथ जाता है लंच करने के लिए। तब लुइस उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम आजकल चिड़चिड़े हो चुके हो, तुम किसी से भी ठीक से बात नहीं करते, ऐसा क्यों है। तब क्रिस कहता है क्योंकि मुझे कोई नहीं चाहिए, जल्दी ही मैं इस जगह को छोड़ करके जाने वाला हूँ। तब लुइस भी समझ जाता है कि यहाँ पर क्रिस के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ तो खुरापात चल रहा है। क्रिस वापस चला आता है काम पर। रात में उसकी मुलाकात होती है यहाँ के मैनेजर से। तब मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हें अपने कपड़े पहनने के ढंग को बदलना पड़ेगा और जैसे लोगों से बात करते हो उसको भी। आकर के जल्दी मेरे चैम्बर में मुझसे मिलो। क्रिस जैसे ही अंदर आकर के उससे मिलता है तब वो बताता है कि हमने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है, अब तुम्हें क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो उसे बधाई देता है और यहाँ से चला जाता है। तब क्रिस को समझ में आता है कि वो गलत कर रहा है और वो बैंक के साथ गलत करने जा रहा है। उसे गैरी का साथ छोड़ देना चाहिए। वो तुरंत कॉल करता है लुइस को और कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मैं घर आकर के तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ। इतना कहते ही वो गैरी से मिलता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। इस बात को सुनते ही गैरी पीटना शुरू कर देता है क्रिस को और क्रिस को कहता है कि बहुत देरी हो चुकी है, अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। उसे घसीट के लेकर के जाते हैं बैंक के अंदर और वोल्ट को काटना शुरू कर देते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर फिर से शेरिफ आ चुका है। तब गैरी लेकर के जाता है क्रिस को सामने और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से भगाओ। तब क्रिस बात करता है शेरिफ से। शेरिफ कहता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, अगले सप्ताह उसकी डिलीवरी होने वाली है, वो मेरा पहला बच्चा होगा, मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी के दिन तुम वहाँ पर आओ। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, जैसे मैंने तुमसे बात किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। गैरी कहता है कि कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब ये सारे लोग फिर से अंदर चले आते हैं। अब इन लोगों ने वोल्ट को काट भी दिया है। गैरी क्रिस को कहता है कि वोल्ट के अंदर जाओ और एक एक करके सारे पैसों को थैले में भरना शुरू करो। तब क्रिस ऐसा ही करता है। उसे पता है कि इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो सारे पैसों को थैले में डाल करके बाहर लाने लगते हैं। तभी दोबारा शेरिफ यहाँ पर आ जाता है। इस बार वो डोनट लेकर के आया है। उसे देखते ही ये लोग भड़क जाते हैं क्योंकि वो फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तब गैरी के दोस्त उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और शेरिफ भी इन पर गोलियां चलाता है। शेरिफ इनके दो साथियों को गोली मार देता है, लेकिन इन लोगों ने भी शेरिफ को गोली मार दी है। अब सारे के सारे लोग परेशान हैं। जैसे ही क्रिस इस चीज को देखता है वो भागता हुआ चला आता है बाहर आते ही उसे रॉबर्स की गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर उन लोगों ने सारे पैसों को रखा है। वो कार को स्टार्ट करता है और भागना शुरू कर देता है। अंदर हम गैरी को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, लेकिन इनका एक साथी बिल्कुल ठीक है जिसका नाम है बोन। वो उसे लेकर के बाहर आ रहा है और दूसरी तरफ क्रिस भाग रहा है कार को लेकर के। उसे पता है कि सारे के सारे पैसे इसी गाड़ी के अंदर है। रास्ते में एक पुलिस वाला उसे रोकता है और कहता है कि तुमने अपनी कार की बत्तियों को क्यों नहीं जला के रखा है। तब क्रिस अपना मेडिकल कंडीशन वाला नोट दिखाता है। इस चीज को देखते ही पुलिस वाला चला जाता है वापस। तब क्रिस पहुंचता है एक वीरान से जगह पर। वो सारे पैसों को निकालता है और जमीन में गाड़ देता है और वापस आता है अपने घर पे। तभी वो देखता है कि घर की बत्तियां अभी भी जल रही हैं। वो समझ जाता है कि लुइस की जान खतरे में है। तब वो लुइस को कॉल करता है। कॉल उठाता है गैरी और बोन अंदर ही है। वो क्रिस को कहते हैं कि अगर तुमने सारे पैसों को हमारे हवाले नहीं किया तब हम लुइस को मार देंगे। इन बातों को सुनने के बाद अब क्रिस वापस चला आता है अपने माता पिता के घर पे और एक नई प्लानिंग बनाता है। उसे पता है कि कल तक वो बहुत सारी
चीजों को भूल जाएगा। तब वो हर जगह नोट लिखना शुरू कर देता है। वो एक बंदूक को निकालता है और पैसों के बैग में डाल देता है और ऊपर उस नोट को चिपका देता है और वापस ले जाकर के दोबारा गाड़ देता है पैसों को और फिर कॉल करता है गैरी को। तब ये लोग एक जगह को फिक्स करते हैं जहाँ पर ये लोग मिलेंगे। क्रिस उन्हें पैसे देगा और बदले में वो लोग लुइस को इसके हवाले कर देंगे। लेकिन समय से पहले ही वो लोग पकड़ लेते हैं क्रिस को और उसे खींच करके उस जगह पे लेकर के जाते हैं जहाँ पर उसने सारे पैसों को गाड़ करके रखा है। तब क्रिस खुदाई करना शुरू कर देता है। वो पैसों से भरा हुआ एक बैग दे देता है। इस चीज को देखते ही गैरी अपनी बंदूक निकाल लेता है ताकि वो लुइस को मार दे और दूसरा बैग मिलने के बाद ये लोग क्रिस को भी मार देंगे। तभी क्रिस को नजर आता है दूसरा बैग और बैग के ऊपर लिखा हुआ नोट। वो समझ जाता है कि इसी बैग के अंदर उसने बंदूक को रखा था। अब ये लोग लुइस को मारते उससे पहले वो इन दोनों को मार गिराता है और लुइस को लेकर के आ जाता है वापस। वो सीधा जाता है पुलिस वालों के पास और सारे के सारे पैसों को भी वापस कर देता है। वो अब कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुका है। थोड़ी देर के बाद एक FBI एजेंट आता है यहाँ पर और वो सबको कहता है कि क्रिस का कोई भी दोष नहीं है, हम उसे बाइज्जत बरी कर रहे हैं। पहली चीज ये कि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है और दूसरी बात कि हमें वहाँ के सारे फुटेजेस मिल गए हैं। जब बैंक के फुटेजेस को हमने चेक किया तब उसमें नजर आया कि सारे के सारे रॉबर्स ने बंदूक तान करके रखा था क्रिस पे और जबरदस्ती उससे रॉबरी करवाई गई और इतने सारे सबूत काफी हैं। क्रिस को रिहा कर दिया जाता है। अब बैंक भी क्रिस से बहुत खुश है। वो उसे लोन दे देते हैं। क्रिस और लुइस मिलकर के अपने डाइनर की शुरुआत कर देते हैं। क्रिस पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है और वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो दोबारा मिलेगा केली से और ये लोग एक साथ रहना शुरू कर देंगे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।